Hello students, welcome back. And here I have brought the topic crop production management, which I have taken from the chapter 3 of class 9th, which is improvement in food resources. So let's begin. Crop production management. So in crop production management, we will see how can we achieve the maximum production from the crop while the crops are present in the field, and how do we care about the crop in the field and we get the maximum yield, maximum production from the crops. So increase in food production also requires effective implementation of improved farming practices and modern agricultural technologies. अगर आपको फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर में आपको इफेक्टिव एंड इम्प्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना होगा. देन जो भी इम्प्रूव्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी आपको एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करना पड़ेगा सो दैट यू कैन गेट द ऑप्टिमम यील्ड. द क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इन्वॉल्व द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को स्टडी करना है तो उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो फर्दर उसमें पार्ट्स हैं, वो क्या हैं? वो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, okay, then irrigation and then cropping pattern. These three components are involved in crop production management. crop production management में हम ये कोशिश करते हैं कि हम कैसे जो क्रॉप हमने फील्ड में खेतों में लगाई है उसको हम कैसे इस तरीके से उसकी केयर करें, उसको उस तरीके से हम उसमें उसको कैसे हम इस तरीके से हम केयर करके जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन हम अभी अचीव कर पाएँ. तो एक तो अगर आप ये चेक करें कि आपके खेत में न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, क्या कमी है, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, एंड कौन सा क्रॉप आपने लगाया उसके अकॉर्डिंग कौन सा न्यूट्रिएंट आपको अपने क्रॉप को देना है. तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. अगर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो आपके क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे. देन यू विल नॉट गेट द डिज़ायर्ड आउटपुट. देन you know that your plants नीड वाटर. बिना पानी के कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है. सो इरिगेशन मीन्स वाटरिंग द प्लांट्स को, पौधों को पानी देना. और हर एक प्लांट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है पानी की, कि कब उसको हम कितने इंटरवल में और कितना पानी प्रोवाइड करेंगे और क्या टाइमिंग, क्या ड्यूरेशन होगी, सारी चीज़ें. तो इरिगेशन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना पानी के भी प्लांट्स आपके सर्वाइव नहीं करेंगे. तो इरिगेशन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बेहतर टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम बेहतर तरीके से पानी पौधों को दे सकते हैं. एज वेल एज़ उसमें हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कितना, कब और कैसे पानी हमें अपने फील्ड को, अपनी क्रॉप को प्रोवाइड करना है. क्रॉपिंग पैटर्न. अगर हम क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो कैसे हम पौधों को उगा रहे हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप कौन सी लगा रहे हैं, बहुत सारी क्रॉप को मिक्स करके लगा रहे हैं. ठीक है, तो ये पैटर्न ऑफ क्रॉपिंग जो है उसको भी अगर हम थोड़ा मॉडर्नाइज़ करें, थोड़ा उसको हम चेंज करें तो भी हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. तो इन 3 चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. न्यूट्रिएंट के बारे में, देन इरिगेशन, देन क्रॉपिंग पैटर्न. सॉरी, इस वीडियो में तो हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इरिगेशन, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में देखिए, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल एलिमेंट्स नीडेड फॉर प्लांट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. प्लांट्स ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, उनके अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फंक्शंस होते हैं, वो सब के लिए प्लांट्स को क्या कर चाहिए? कुछ केमिकल्स एलिमेंट चाहिए. दीज केमिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? क्या न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं
वो क्या है, द न्यूट्रिएंट्स आर द फूड फॉर द प्लांट्स, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधों के लिए फूड हैं। डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अफेक्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड मेक द प्लांट वल्नरेबल टू डिजीज़। अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है पौधों में, तो उससे उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनका रिप्रोडक्शन, ये सब क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, डिफिशियंसी होने से उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। प्लस वो डिज़ीज़ के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे, तो उनमें बीमारियां भी लगेंगी। ठीक है, तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। नाउ ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो देर आर 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वैसे तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, बट उसमें से 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब अगर वो नहीं हुए तो बिल्कुल भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दे आर मैंडेटरी, दे आर इसेंशियल। ओके, प्लांट टेक्स अप इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, तो प्लांट टेक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, इनको एयर से, वाटर से और सॉइल से जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। Plants take non-mineral elements like carbon and oxygen from air and hydrogen and oxygen from water। देखिए जो नॉन मिनरल एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कहाँ से प्लांट्स लेते हैं, एयर से। ठीक है, CO2 ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं प्लांट्स जो टेकअप करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जो है वो आपको एयर से मिल जाती है प्लांट्स को। आई मीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O, वाटर। ठीक है, आप जानते हैं वाटर में दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये कहाँ से मिल जाता है, पानी से मिल जाता है। ठीक है, अब ये देखिए आप कितने यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए, 3। ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दीज 3 एलिमेंट्स कहाँ से मिल गए, एयर से और वाटर से मिल गए। टोटल कितने थे, 16। बाकी 3 यहाँ से मिल गए एयर एंड वाटर से, बाकी कितने बचे, -3 आप कर दोगे, कितने बचे, 13। तो बाकी जो 13 मिनरल्स हैं वो प्लांट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, फ्रॉम द सॉइल, दे एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, 3 एलिमेंट्स उनको कहाँ से मिल गए, एयर और वाटर से मिल गए, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बाकी 13 एलिमेंट्स, ठीक है, बाकी 13 एलिमेंट्स उनको कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम द सॉइल। Okay, the nutrients are categorized as macronutrients which are required in large quantities and micronutrients required in small quantities। अब ये जितने भी 16 nutrients हैं उनको आप फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आप बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी हैं, मतलब दे वांट टू टेक इट इन अ लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो उनको आप क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रो। मैक्रो का मतलब ज़्यादा, मोर। दूसरी कैटेगरी को आप क्या बोलेंगे, माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है, लेस। ठीक है, कम। तो जो न्यूट्रिएंट्स उनको कम क्वांटिटी में चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, देखिए यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये एयर से मिल जाएगा प्लांट को। देन वाटर, H2O। ठीक है, H2O से उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। देन बाकी अदर मिनरल है लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये सारे 13 एलिमेंट्स उनको कहाँ मिल जाएंगे, वो सॉइल से मिल जाएंगे। ठीक है, हियर इन द फ्लो चार्ट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में अवेलेबल हैं उनको फर्दर आप कह सकते हैं मेजर न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो अवेलेबल है एयर एंड वाटर में वो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अभी हमने पढ़ा था। मेजर न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पौधों को चाहिए वो क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, NPK। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। पोटाशियम को हम K से डिनोट करते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो थोड़े, मतलब थोड़े कम, मेजर न्यूट्रिएंट्स से थोड़े कम चाहिए, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से थोड़े ज़्यादा। तो वो क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है, मैग्नीशियम आप जानते हैं कि ये जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स ये 3 हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर कैटेगराइज्ड इनटू द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ
what is the difference between micronutrients and macronutrients? Micronutrients नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, they are required in small quantities. Macronutrients are required in large quantities, इनको ज़्यादा quantity में चाहिए. They are present in low concentration in plant. Micronutrients plants body में बहुत कम concentration होते हैं, तभी तो उनको कम चाहिए. और ये क्या है, एक्सेसिव कंसनट्रेशन में बहुत ज़्यादा कंसर्न, जैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है. तो ये सारा बॉडी में बल्क अमाउंट में प्रेजेंट होगा प्लांट बॉडी में. इनको हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मेजर एलिमेंट्स में भी कहते हैं. अभी आपने पढ़ा था. एग्जाम्पल इसमें देखिए, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, बोरॉन, क्या, क्लोरीन, निकल. ठीक है. एग्जाम्पल में आप इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK ये सारा लिख सकते हैं. देन ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मिनरल. जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं? मिनरल्स. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो मिनरल होते हैं, लेकिन उसमें कुछ नॉन मिनरल भी होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इनको हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं. ठीक है. दे कैन बी टॉक्सिक फॉर द प्लांट इन प्रेजेंट एक्सेस इन द सेल दैन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो गए तो दे कैन कॉज द टॉक्सिक. ठीक है. ये प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. लेकिन अगर ये सारे जो मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा भी प्रेजेंट हैं तो दे आर नॉट टॉक्सिक. वो टॉक्सिक नहीं होते, हार्मफुल नहीं होते. अगर हायर कंसनट्रेशन में हो भी गए, नॉर्मल से ज़्यादा भी हो गए, तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीड ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द प्लांट्स. नाउ विल टॉक अबाउट द कि क्या नीड है. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है प्लांट्स को, क्रॉप्स को, उसको कैसे फार्मर्स क्या करते हैं, कैसे उसको फुलफिल करते हैं. फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड वन आफ्टर द अदर. एक पर्टिकुलर पीस होती है, एक खेत होता है फार्मर के पास नॉर्मली, उस पर क्या करते हैं, वन आफ्टर द अदर प्लांट्स को लगाते रहते हैं. ड्यू टू द रिपीटेड यूजेस ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गेट डिप्लीटेड. बार बार लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से लगातार क्रॉपिंग करने की वजह से जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से क्या हो जाते हैं, डिप्लीटेड हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इससे क्या होता है, विच कॉजेज डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी. तो वो जो उस ज़मीन की, उस पर्टिकुलर लैंड की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस प्लांट्स. ठीक है. उसके अंदर ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी तो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, प्लांट्स निकलेंगे, ग्रो करेंगे. तो इससे इसी को बोलते हैं फर्टिलिटी. ठीक है. तो अब फर्टिलिटी नहीं है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो जो क्रॉप है, वो जो आप लगाओगे क्रॉप, उससे वो क्रॉप प्रॉपर ग्रो नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. तो उससे आपको ईल्ड भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी. ठीक है. लो ईल्ड मिलेगी. दीज लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. जैसे अब हमारी ज़मीन में क्या हुआ कि हमारे ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, उसकी फर्टिलिटी कम हो गई ज़मीन की. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस ज़मीन में, उस लैंड में क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियली. कैसे? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र और मैन्योर को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं. इस मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में क्या होगा, वही इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इनके अंदर क्या होंगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर होंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को. तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ज़मीन में जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड अप हो जाएगा, और जिससे हम उसकी जो फर्टिलिटी है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे. अब हम पढ़ेंगे मैन्योर के बारे में. ठीक है. वी विल टॉक अबाउट द मैन्योर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैन्योर फर्स्ट. ओके. तो देखिए, मैन्योर जो है वो बहुत सारे टाइप का होता है. तो फर्स्ट मैन्योर, ये दिस इज़ द टाइप ऑफ. नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ मैन्योर. ओके. तो फर्स्ट टाइप ऑफ मैन्योर हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्म यार्ड मैन्योर, फॉर्म यार्ड मैन्योर. फॉर्म यार्ड मैन्योर ये क्या है, जो हमारे फॉर्म में, ठीक है, जो हमारे फॉर्म में जो हम अपने कैटल्स या जो भी कैटल्स होते हैं उनके वेस्ट मटेरियल, और जो भी हम बो रहे हैं पेड़ पौधे उसके वेस्ट मटेरियल, उन सबको हम क्या करते हैं, डिकम्पोस्ट करवाते हैं. जैसे कैटल डंग हो गया, काउ डंग हो गया, यूरिन हो गया, अलॉन्ग विथ लिटर, स्ट्रॉ, भूसा वगैरह. ठीक है. लेफ्ट ओवर रफेज, फॉर्डर ऑफ द कैटल शेड इन द, इसको हम, इन सबको हम क्या कर लिया हमने, ये सारा जो लेफ्ट ओवर और ये जो वेस्ट मटेरियल उसको डिकम्पोज करवा कर हमने क्या बनवाया, मैन्योर. उसी को हम क्या बोलेंगे, फॉर्म यार्ड मैन्योर.
ठीक है। फॉर्म में अवेलेबल जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज करवा के जो मैन्योर हम बनाएंगे उसको बोलेंगे फॉर्म यार्ड मैन्योर। द वेस्ट मटेरियल्स आर कलेक्टेड डेली, डेली हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कैटल शेड एंड स्टोर्ड इन अ पिट। फिर एक गड्ढा बनाते हैं, पिट का मतलब गड्ढा, उसमें हम इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। वहाँ पर ये क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है उस पिट में डिकम्पोज हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जब ये डार्किश सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मैन्योर। ओके, इसमें क्या होगा, इट कंटेन्स 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड 0.5% पोटेशियम मोनोऑक्साइड। ये सारे मिनरल्स जनरली उसमें पाए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्योर इज कंपोस्ट। सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्ट, कंपोस्ट जो है मैन्योर जिसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय डिग्रेडिंग द वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो जो ये सारे वेस्ट मटेरियल जैसे कि एक्सक्रीटा है जो वेस्ट मटेरियल है जो हमें अपने जानवरों से मिलता है, वेजिटेबल वेस्ट है, सीवेज का वेस्ट है, स्ट्रॉ है, इरेडिकेटेड वीड्स है, इन सारे को हम क्या कर देते हैं, पिट्स के अंदर गड्ढे में डालकर स्टोर कर लेते हैं सबको। और वहाँ पे क्या होता है, all these materials are collected and arranged in layer in a pit of suitable size। एक पिट हम बनाते हैं और उसमें लेयर आफ्टर लेयर हम इनको डालते जाते हैं, ठीक है, सारे वेस्ट मटेरियल को। द टॉप लेयर इज देन कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और सबसे टॉप लेयर को फिर हम सॉइल से कवर कर देते हैं, ठीक है, और डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद आपका कंपोस्ट क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है फॉर यूज़। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द थर्ड वन, हम लोग पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, इसमें हम वर्मी कंपोस्ट में हम एक एनिमल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अर्थवर्म, ठीक है। अर्थवर्म क्या करता है, डिकम्पोजिशन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, एंड उससे जो कंपोस्ट बनता है उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। यू कैन सी हियर, ठीक है। वेस्ट मटेरियल के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, अर्थवर्म, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल ऑर्डरलेस एंड एनारोबिक प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। इन दिस अर्थवर्म इंजेस्ट वेस्ट एंड देन एक्सक्रीट देयर वेस्ट, वर्म कास्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो अर्थवर्म है ये क्या करेगा, ये वेस्ट को खाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, उसको ईजेस्ट करेगा। तो जो ईजेस्ट करेगा जो भी मटेरियल, वो एज अ कंपोस्ट हम उसको यूज़ करेंगे। जो भी आपको रिजल्ट में जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे वर्म कास्टिंग। ये डार्क कलर का होता है, अडरलेस, कोई भी इसमें स्मेल नहीं होती है, न्यूट्रिएंट रिच होता है और ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है, और एक एक्सेलेंट मैन्योर की तरह काम करता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन मैन्योर के बारे में। दिस इज़ द फोर्थ काइंड ऑफ मैन्योर, ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है कि हम प्लांट्स को खेतों में ग्रो करवाते हैं, जैसे कि सन हेम्प, बरसीम, काउपी, क्लस्टर बीन, ग्वार, ठीक है। खेत में जो जिस खेत में हमको खेत जो पौधे बोने, क्रॉप लगाना, उसी खेत में हमने क्या किया कि कुछ प्लांट्स उगाए, जैसे कि ये सारे प्लांट्स, ठीक है, ये सारे प्लांट्स हमने उगाए। फिर ये जब एक डेवलप हो गए, मैच्योर हो गए, ठीक है, एक सर्टेन एज तक ग्रो कर गए, तो फिर उनको हम क्या कर देते हैं, देन मल्चिंग बाय प्लगिंग दिस प्लांट इनटू द सॉइल। सॉइल में ही इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम उखाड़ कर सॉइल में ही मिक्स कर देते हैं, इस तरीके से। यू कैन सी हियर, मल्चिंग कर देते हैं, इसको मिलाना, ठीक है। उन ग्रीन पौधों को ही हम क्या कर देते हैं, प्लगिंग के थ्रू मिक्स कर देते हैं सॉइल में और छोड़ देते हैं। These plants then turn into green manure which makes the soil nutrient rich, ठीक है। ये प्लांट्स जब डिग्रेड होंगे उसी क्रॉप में, उसी फील्ड में ही, तो वो क्या होंगे कि डिकम्पोज होकर उसमें उनकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। देयरफॉर ग्रीन मैन्योरिंग इज डन प्रेयर टू द सोइंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। अब देखिए जो भी आपको मेन क्रॉप बोनी है उससे पहले हम ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, ठीक है। एंड इट मेक्स द फील्ड रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड लीचिंग। ये सॉइल इरोजन से भी बचाता है एंड लीचिंग से भी बचाता है। नाउ विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। क्या फ़ायदा है मैन्योर डालने का। तो मैन्योर्स क्या करता है, एनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट। मैन्योर्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। सेकेंड, मैन्योर्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल,
ठीक है, टेक्सचर बढ़ा देता है। ओके, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को ये बैलेंस कर देता है। एरेशन, सॉइल में जो एरेशन एयर की जो अमाउंट होता है उसको बैलेंस कर देता है। मैन्योर हेल्प्स रिसाइकिल फॉर्म वेस्ट। मैन्योर आप अपने फॉर्म से बना सकते हो, तो फॉर्म का जो भी वेस्ट है आप उसको यूज़ कर लोगे, तो इस तरीके से ये रिसाइकलिंग में काम आता है। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज बाय यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स गेट रिस्ट्रिक्टेड बाय द यूज़ ऑफ मैन्योर। देखिए, केमिकल फर्टिलाइज़र आगे हम बात करेंगे, तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो उस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं बाय यूजिंग मैन्योर। ठीक है, क्योंकि मैन्योर जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। चलिए, डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं कि क्या नुकसान है मैन्योर का, कुछ ड्रॉबैक भी उसके अंदर, कुछ कमी है। क्या कमियां हैं मैन्योर के अंदर? मैन्योर्स आर बल्कि, देयरफॉर इट इज़ इनकन्वीनियंट टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मैन्योर जो होते हैं वो बल्कि, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये जो होते हैं इनको बनते हैं, और इनको फिर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो इनका जो हैंडल करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाती है, दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, इनको कहाँ रखा जाए, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, है ना, तो और कैसे इसको फिर यूज़ किया जाए। Manures are not nutrient specific and hence are not much useful when a particular nutrient is required in the soil for a particular crop. अब सपोज करिए कि आपके खेत में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है, तो वो सिर्फ आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो अगर आप मैन्योर डालोगे तो आपको पता नहीं कि इस मैन्योर में कौन सा न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं पता होता है आपको कि उस मैन्योर में होगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, इसीलिए ये इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर अगर न्यूट्रिएंट कम है तो उसके लिए आप पूरा मैन्योर डालोगे, ठीक है, तो ये इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय मैन्योर इज़ वेरी स्लो। न्यूट्रिएंट्स जो मैन्योर से निकलते हैं वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, तो जब अगर प्लांट्स को चाहिए न्यूट्रिएंट, और अभी बहुत स्लो रेट में न्यूट्रिएंट्स वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं मैन्योर से, तो प्लांट्स को मिलेगा ही नहीं ऑन द राइट टाइम, और इससे डेफिशिएंसी जो कमी है वो पूरी ही नहीं हो पाएगी। प्लांट्स को जब चाहिए उस टाइम रिलीज़ ही नहीं हुआ न्यूट्रिएंट मैन्योर से, देन जो ये डेफिशिएंसी कमी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इवन देन यू हैव अप्लाइड मैन्योर इन द फील्ड। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइज़र। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी को हम दो तरीके से पूरा कर सकते हैं सॉइल के अंदर, एक तो मैन्योर ऐड करके, दूसरा फर्टिलाइज़र ऐड करके। तो मैन्योर के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या होता है मैन्योर, कैसे बनाया जाता है, कितने टाइप का होता है, और उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? दे आर द सिंथेटिक केमिकल सबस्टेंसेस। वो क्या था? नेचुरल केमिकल सबस्टेंस थे, नेचुरली अकरिंग सबस्टेंस थे, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में और प्लांट्स वगैरह में पाए जाते थे। ये क्या है? सिंथेटिक केमिकल सबस्टेंसेस हैं। इनको हम ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है उसको हम ओवरकम कर सकें, फुलफिल कर सकें। ठीक है, और इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, या ये खुद ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्योर फॉर्म में। चलिए, दे कंटेन मच हायर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन कंपैरिजन टू द मैन्योर्स। इनके अंदर अगर हम मैन्योर से कंपेयर करें तो इनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होता है इन कंपैरिजन टू मैन्योर। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम टू द सॉइल. Fertilizers are prepared in a concentrated form so it is easy to transport them. फर्टिलाइज़र्स को हम क्या करते हैं, बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है तो लेस अमाउंट में ही ये यूज़ होंगे, और कम अमाउंट में कोई चीज़ है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना ईजी है। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, वाटर सॉल्युबल पाउडर और सॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र जो है वो ग्रेन्यूल्स के भी फॉर्म में होते हैं, वाटर सॉल्युबल पाउडर के भी फॉर्म में होते हैं, और सॉल्यूशन के भी फॉर्म में होते हैं। To a large extent, the use of fertilizer in high cost farming accounts for higher yield. अगर आप हाई कॉस्ट फार्मिंग कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो अगर आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपकी यील्ड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स अवेलेबल। अब फर्टिलाइज़र कितने टाइप के होते हैं, तो ज़रा सा हम ये देखेंगे। देखिए, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र पहला है। इसमें क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है एज अ मेन न्यूट्रिएंट। जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इन सब में नाइट्रोजन जो होगा वो एज अ मेन न्यूट्रिएंट होगा। अगर आपके ज़मीन में, आपके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो इसको आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, इसमें जो मेन न्यूट्रिएंट होगा वो क्या होगा, फॉस्फोरस। जैसे अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोफोस एंड कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और सुपर फॉस्फेट। पोटासिक फर्टिलाइजर, इसमें क्या होगा, पोटेशियम एज द मेन न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स फर्टिलाइजर, दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स या मिक्स फर्टिलाइजर में हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा फर्टिलाइजर को मिक्स कर लेंगे, जैसे नाइट्रोफॉस्फेट। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। क्या फ़ायदा होता है फर्टिलाइज़र का, क्या एडवांटेजेस है, क्या लाभ है। दीज आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूज़, क्योंकि लेस अमाउंट में, कंसनट्रेटेड फॉर्म में ये बनते हैं तो कम से कम अमाउंट में ये हमें ज़रूरत पड़ती है इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में बनते हैं तो इनका जो जो अमाउंट है वो, इनको हम कम अमाउंट में यूज़ करेंगे, क्योंकि कंसनट्रेटेड हैं तो कम अमाउंट में हम इनको यूज़ करेंगे। तो क्योंकि कम अमाउंट में यूज़ करें तो उसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसका इस्तेमाल करना क्या होगा, कन्वीनियंट होगा, ईजी होगा। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, हमें पता होता है कौन से फर्टिलाइज़र में कौन सा न्यूट्रिएंट है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नाइट्रोजनस है, फॉस्फेटिक है, तो कौन से फर्टिलाइज़र में कौन सा न्यूट्रिएंट है, दैट इज़ ऑलरेडी नोन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो आप नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो। अगर फॉस्फोरस की कमी है तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर लो, है ना। तो ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस अमाउंट, क्योंकि कंसनट्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, हेंस आर इजीली अब्जॉर्ब बाय द प्लांट। पानी में मिक्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी घुल जाते हैं, तो बहुत ही जल्दी ये सॉइल में रिलीज़ हो जाते हैं और प्लांट्स इसको ईजिली यूज़ कर लेते हैं। दे इन्हांस द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ अ प्लांट देयर बाय हेल्प इन प्रोड्यूसिंग हेल्थी प्लांट्स। ये प्लांट्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, लाइक लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर्स, इनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हेल्दी प्लांट्स जो होता है वो डेवलप होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर। क्या नुकसान है, क्या इसमें कमियां हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अल्टर्स द सॉइल केमिस्ट्री एंड मेक्स इट आइदर टू एसिडिक और टू अल्कलाइन। अगर हम एक्सेसिवली, ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इससे हमारे सॉइल की जो केमिस्ट्री है, जो केमिकल बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। या तो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या तो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी, तो इससे सॉइल जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। Fertilizer should be used carefully in terms of proper dose, time, and by adopting pre and post application precautions for their complete utilization. If these precautions are not followed, the fertilizers may get washed off through excessive irrigation and rainfall and create water pollution. देखिए, कब, कितना, किस तरीके से हमें डालना है, टाइमिंग क्या है। अगर हम टाइमिंग पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो फर्टिलाइज़र क्या होगा, इट मे गेट वॉश्ड ऑफ थ्रू एक्सेसिव इरिगेशन। ओके, प्लांट ने यूज़ नहीं किया, ओके, उससे पहले ही आपने खेतों में पानी चला दिया, पानी बरस गया, तो क्या होगा, उस पानी के साथ ये वॉश ऑफ हो जाएगा, बहकर कहाँ चला जाएगा, नियर बाई एक्वाटिक बॉडीज़ में, और फिर उसमें मिक्स होकर वो क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। Use of chemical fertilizer may harm the life of aquatic plants and animals and may make the water unfit for drinking. अब ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं ये एक्वेटिक बॉडी में ऐड होंगे तो उसके एनिमल्स, प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर मान लीजिए ये परकोलेट करके ज़मीन के अंदर वाटर टेबल में चले जाते हैं तो फिर वो ड्रिंकिंग के लिए जो पानी है उसको भी ये अनफिट कर देंगे।
Long term use of fertilizers can destroy the soil fertility because the organic matter in the soil is not replenished and useful microbes in the soil are destroyed. देखिए बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिनों तक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के बजाय डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में होंगे वो वापस रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे, और जो ये क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, तो ये यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, कुछ अर्थवर्म है, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे इन्हांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल नेचुरली। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, एज अ पॉइजन एक्ट करते हैं इनके ऊपर, उनको मार डालते हैं। तो जब ये नेचुरली अकरिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्टिलिटी को बैलेंस करते हैं वो जब नहीं रहेंगे, तो नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस हो रहा है वो कौन करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में ये फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं कि आपके सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। फॉर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लैंड एंड टू अचीव हायर यील्ड, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लैंड को ऑप्टिमम यूज़ करें, ठीक है, मैक्सिमम, और आपके लैंड से जो यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म में केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, मैन्योर, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप केमिकल यूज़ करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप किस पे फोकस करें, मैन्योर पर, तभी आप अपने लैंड का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं और हायर यील्ड अचीव कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है। मैन्योर, देखिए मैन्योर एक ऑर्गेनिक है नेचर में, और इसको आप डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन करते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट से आप इसको ऑब्टेन करते हैं। फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, और इसको हम केमिकल के थ्रू बनाते हैं इन फैक्ट्रीज। मैन्योर जो होते हैं दे सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बट नॉट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। बट फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमें पता होता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालने पे कौन सा न्यूट्रिएंट ऐड होगा। मैन्योर इज़ बायोडिग्रेडेबल बाय नेचर, ये नेचर में क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, बट फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मैन्योर इट इज़ बल्कि एंड डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, एक ड्रॉबैक है, कमी है कि ये बल्कि होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो इनको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं इनको स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है क्योंकि इनको लेस अमाउंट में हम यूज़ करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर में ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है जिसको ह्यूमस कहते हैं, जो सॉइल की टेक्सचर और एरेशन एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बैलेंस करता है, लेकिन फर्टिलाइज़र में ह्यूमस नहीं होता है। मैन्योर इट इज़ प्रिपेयर इन फील्ड, इसको फील्ड में हम प्रिपेयर करते हैं, ये फैक्ट्रीज़ में, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स को हम फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं। मैन्योर बहुत ही स्लोली एब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय द प्लांट रूट, बट फर्टिलाइजर्स आर क्विकली एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट एज दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो प्लांट्स इनको ईजिली यूज़ कर लेते हैं। और मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल की पीएच को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन फर्टिलाइज़र जो होते हैं सॉइल की पीएच को इम्बैलेंस कर देते हैं, या तो एसिडिक बना देते हैं या तो बेसिक बना देते हैं। सो दीज आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ differences between manure and fertilizers. So that's all for this video, ठीक है। ये हम लोगों ने पहला कंपोनेंट पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन, देन आफ्टर विल टॉक अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।